इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे एनसीईआरटी क्लास 10th अध्याय 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना भाग 7, जिसमें हम बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग के बारे में पढ़ेंगे। जितना तेजी से सामान बनता है उतना ही तेजी से उसका इस्तेमाल किया जाता है। पानी नहीं होता है प्यास नहीं लगता, लेकिन पानी जितना होता है लोगों को प्यास उतना ही लगता है। जैसे में हम घर पर आते हैं खूब पानी पीते हैं, लेकिन ट्रेन में जाते हैं 2-3 बोतल में पूरा सफर बीत जाता है। नहीं पीते ना ज्यादा, क्योंकि बार बार जाना पड़ेगा बाथरूम। अमेरिका में सुधार की गति तेज रही, बहुत तेजी से सुधरा। यह हम पहले ही देख चुके हैं कि युद्ध से अमेरिका के अर्थव्यवस्था को कितना फायदा पहुंचा था। युद्ध के बाद कुछ समय के लिए तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी झटका लगा, लेकिन 20 के दशक के शुरुआती सालों से ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था तेजी से तरक्की के रास्ते पर चढ़ने लगी, एकदम बहुत तेजी से चलने लगी थी। 1920 के दशक की अमेरिकी अर्थव्यवस्था की एक बड़ी खासियत थी बृहद उत्पादन, बहुत ज्यादा सामान बनाना, मतलब मास प्रोडक्शन, बहुत ज्यादा बनाने का चलन। बृहद उत्पादन की ओर बढ़ने की सिलसिला तो 19वीं सदी के आखिर में ही शुरू हो चुका था, और 19वीं सदी के आखिर में ही ये लोग बहुत ज्यादा सामान बनाने लगे थे। लेकिन 1920 के दशक में तो यह अमेरिकी औद्योगिक उत्पादन की विशेषता ही बन गया था। कार निर्माता हेनरी फोर्ड के द्वारा ही कार बना, तो बेहद यहाँ बताते हैं फोर्ड बृहद उत्पादन के विख्यात मतलब प्रेरणा थे, मतलब कार उत्पादन को बहुत तेजी से करने का प्रेरणा थे वो। उन्होंने शिकागो के एक कुबच्चर खाने की असेंबली लाइन की तर्ज पर, वहां के असेंबली लाइन की तर्ज पर डेट्रॉयट के अपने कार कारखाने में भी आधुनिक असेंबली लाइन स्थापित की थी। वहां पर एक असेंबली लाइन के वजह से ही सब सामान तेजी से बनता था। देखो किस तरह सामान एक लाइन में लगा हुआ है, सज धज कर सब बनकर। ये सब मोटर गाड़ी है, जिप्सी बैठकर, जिप्सी समझ सकते हो ना आप, जिप्सी बना हुआ था। शिकागो के बुचर खाने मतलब कसाई खाने में मारे जाने वाले जानवर जो वहां पर मार दिए जाते थे, कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया जाता था उनको। कन्वेयर बेल्ट एक होता है, जैसे में आप चढ़ते हो किसी भी रेलवे स्टेशन पर तो एक सीढ़ी होता है ना, कन्वेयर बेल्ट जैसा, सीधे आपको चढ़ा के ऊपर ले जाएगा। तो वैसे ही सामान को ढो कर ले जाता है और दूसरे जगह गिरा देता है। तो कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया जाता था, और उसके दूसरे सिरे पर खड़े मांस विक्रेता अपने हिस्से का मांस उठाकर निकल जाते थे। मांस बेचने वाले अपने हिस्से का मांस उठाकर ले जाएंगे। यह देखकर फोर्ड को लगता था कि गाड़ियों के उत्पादन के लिए भी असेंबली लाइन का तरीका था, असेंबली लाइन मतलब लाइन में कतार, तो असेंबली लाइन का तरीका समय और पैसा दोनों के लिहाज से किफायती साबित हो सकता है। असेंबली लाइन पर मजदूरों को एक ही काम, जैसे कार के किसी खास पुर्जे को ही लगाना। अब देखो असेंबली में जब गाड़ी खड़ा हो जाता था तो उसमें काम होता था कुछ लोगों का कि आपको बस केवल कैप लगाना है, आपको बस चक्का लगाना है, आपको बस हवा भरना है, आपको बस तेल डालना है। तो सबका काम अलग अलग बांट दिया गया था, जिसके वजह से बहुत आसानी हुई। मशीनी ढंग से बार बार करते रहना होता था। एक तरह से लाइन से आओ, एक मशीनी रफ्तार में होता था यह काम की गति बढ़ाकर प्रत्येक मजदूर की उत्पादकता बढ़ाने वाला तरीका था। कन्वेयर बेल्ट के साथ खड़े होने के बाद कोई मजदूर अपने काम में ढील करने या कुछ पल के लिए भी अवकाश लेने का, मतलब छुट्टी, थोड़ा देर आराम करने का भी जोखिम नहीं उठा सकता था, क्योंकि अब थोड़ा देर अगर पलक झपका लिए, बात कर लिए, तो आपके नीचे से सामान निकल जाएगा, और जब नीचे से सामान निकल गया तो समझो कि आपकी खटिया खड़ा कर देगा वो आगे वाला जो वहां का मैनेजर होगा। कन्वेयर बेल्ट के साथ खड़े होने के बाद कोई मजदूर अपने काम में ढील करने या कुछ पल के लिए भी अवकाश लेने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। थोड़ा सा भी छुट्टी ये लोग नहीं लेते थे,
और तो और इस व्यवस्था में मजदूर अपने साथियों के साथ बातचीत भी नहीं कर सकते थे। इनका नतीजा यह हुआ था कि हेनरी फोर्ड के कारखाने की असेंबली लाइन से हर 3 मिनट में एक कार तैयार होकर निकलती थी। हर 3 मिनट में वहां से एक नया कार बन के निकल जाएगी। इतना रफ्तार था 1920 के करीब में, 1920-30 में। आज के रफ्तार में देखो 1-2 मिनट में गाड़ी उसी तरह पेंट होकर निकल रही है। सबसे पहले, इससे पहले पद्धतियों के मुकाबले, ये जो सब काम चल रहा है उसके मुकाबले यह रफ्तार कई गुना ज्यादा थी। आज का जो सब चीज सिस्टम चल रहा है उससे तो कई गुना ज्यादा तेजी में काम किया जा रहा था। आज का एक गाड़ी बनाने में कितना समय लगता है? एक गाड़ी बनाने में गाड़ी को पहले ढालो, ढालने के बाद उसको ठंडा करो, पानी में ठंडा डाल दो, हो जाएगा तुरंत। फिर उसको पेंट करो, पेंट करने के बाद उसमें उसको पेंट नहीं, पहले उसमें नट बोल्ट का सब छेद किया जाता है। फिर उसके बाद से पेंट में डुबा कर निकाल कर रख दिया जाता है, वो गलता है। फिर वहां से आएगा तो चक्का लगेगा, मोटर लगेगा, वायरिंग फायरिंग सब सेट वोट करके, सीट वगैरह सब कवर सेट करके, शीशा लगाकर गाड़ी निकलेगा। तो एक गाड़ी बनने में आधा घंटा लगता है आज के समय में। आज के समय में आधा घंटा चलो नहीं भी लगे, लेकिन 10 मिनट से कम नहीं लगता है गाड़ी बनने में, क्योंकि पहले से मटेरियल भी तो रेडी करना था ना। तो ये लोग पहले से मटेरियल रेडी करके रखते थे, लेकिन गाड़ी को तैयार करने में इन लोगों को 3 मिनट लगता था एक गाड़ी को। टी मॉडल नामक कार बृहद उत्पादन पद्धति से बनी पहली कार थी। मतलब टी मॉडल जो कार थी सबसे ज्यादा बनने वाली पहली कार थी ये, पहली गाड़ी हर किसी के पास देखने को मिल जाता था उस समय। शुरुआत में फोर्ड फैक्ट्री के मजदूरों को असेंबली लाइन पर पैदा होने वाली थकान झलके में काफी मुश्किल महसूस हुई, क्योंकि वे उसकी रफ्तार को किसी भी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते थे। अब देखो, शुरुआती में जो फोर्ड का वो फोर्ड फैक्ट्री, आज जो फोर्ड का गाड़ी हम इस्तेमाल करते हैं वो फोर्ड 100 साल पहले की गाड़ी है। तो फोर्ड ने क्या किया, असेंबली लाइन में खड़ा किया, लेकिन उसके लाइन में जितने भी मजदूर खड़ा थे थकान झेलने में काफी मुश्किल उनको लगती थी, क्योंकि जितना रफ्तार उसका था उसमें आपको नियंत्रण करना पड़ता था। बहुत सारे मजदूरों ने काम छोड़ दिया क्योंकि इतना नहीं हो पाता था भैया। इस चुनौती से निपटने के लिए फोर्ड ने हताश होकर जनवरी 1914 में वेतन दुगनी कर दी, यानी $5 प्रति दिन कर दी, एक दिन में $5। साथ ही उन्होंने अपने कारखानों में ट्रेड यूनियन गतिविधियों पर भी पाबंदी लगा दी। यूनियन नहीं बनेगा वहां पर, ट्रेड यूनियन मतलब व्यापारों का यूनियन नहीं बनेगा, मजदूरों का यूनियन नहीं बनेगा, केवल पैसा लो, काम करो, जाओ यहाँ से फुटो, यही चाहते थे वो लोग। आज भी फोर्ड का गाड़ी आप लोगे ना तो इतना स्टाइलिश गाड़ी है। आज तो फोर्ड को कौन खरीद लिया है? फोर्ड को खरीद लिया है टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी। आज फोर्ड में यहाँ पे स्की भी बनता है, मर्सिडीज बनता है। तनख्वाह बढ़ाने से हेनरी फोर्ड के मुनाफे में जो कमी आई थी उसकी भरपाई करने के लिए वे अपनी असेंबली लाइन की रफ्तार बार बार बढ़ाने लगे और अपने कर्जे को पूरा करने के लिए वह कन्वेयर बेल्ट का असेंबली का जो रफ्तार था वो और तेजी में बढ़ा दिए। उनके मजदूरों पर काम का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा था। अपने इस फैसले से फोर्ड बहुत संतुष्ट थे। कुछ समय बाद उन्होंने कहा था कि लागत कम करने के लिए अपनी जिंदगी में उन्होंने इससे अच्छा फैसला कभी नहीं किया। मतलब ये बोल रहे थे कि जिंदगी आराम से चलाने के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए, मतलब इससे ज्यादा अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा फैसला वो कभी नहीं लिए थे कि इतना तेजी में काम करवाओ और मुनाफा कमाओ और अपना काम करवाओ, क्योंकि लागत को पूरा भी करना था ना। गाड़ी की लागत बहुत ज्यादा थी उस समय, बहुत खपता था गाड़ी। फोर्ड द्वारा अपनाई गई उत्पादन पद्धतियों को जल्दी ही पूरे अमेरिका में अपनाया जाने लगा। ये फोर्ड का जो पद्धति था पूरा अमेरिका में कन्वेयर बेल्ट का इस्तेमाल किया जाने लगा। 20 के दशक में ही यूरोप में उनकी नकल की जाने लगी और 20 के दशक में ही यूरोप भी नकल करने लगा। बृहद उत्पादन पद्धति ने इंजीनियरिंग आधारित चीजों की लागत और कीमत में कमी ला दी थी।
कीमत घटा दी इसमें इंजीनियरिंग वाले लोग ने। बेहतर वेतन के चलते अब बहुत सारे मजदूर भी कार जैसी टिकाऊ उपभोक्ता मतलब टिकाऊ सामान खरीद सकते थे। जिनके पास पैसा भी नहीं होता था उतना, फिर भी वो खरीद सकते थे। 1919 में अमेरिका में 20 लाख कारों का उत्पादन होता है। कितना? 20 लाख एक वर्ष में। और 1929 आते आते बढ़कर 50 लाख कार हो गया प्रति साल, प्रति वर्ष से भी ऊपर पहुंच गया था। इसके साथ ही बहुत सारे लोग फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफोन प्लेयर्स मतलब एक गाना बजाने का एक मशीन होता था। ग्रामोफोन आप सर्च करोगे ना गूगल पे, तो आपको दिखेगा बड़ा सा चोंगा जैसा, नीचे से घिसटता मतलब कैसेट चलता था तो उसमें बजता था, आदि खरीदने लगे। ये सब चीजें हायर परचेज मतलब बहुत महंगे मिलते थे, व्यवस्था के तहत खरीदी जाती थी और इसकी व्यवस्था भी अच्छे से रखना पड़ता था। यानी लोग ये सारी चीजें कर्जे पर खरीद लेते थे कर्जे पर, और उनकी कीमत साप्ताहिक या मासिक किस्तों में चुकाए जाते थे। किस्त मतलब होता था कि खरीद लो, पैसा देकर थोड़ा सा खरीद लो और सप्ताह में चाहे महीना में पैसा चुकाते रहो और अपना सारा पैसा चुका दो 10-15 साल में। तो इस तरह सब चलने लगा था। मकानों का निर्माण, उस समय घर भी ज्यादा बनता था, तब मकानों का निर्माण और निजी मकानों की संख्या में वृद्धि से भी फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि उपकरणों की मांग में इजाफा हुआ। क्योंकि लोग फ्रिज रखेंगे ही, वॉशिंग मशीन रखेंगे ही, इसीलिए बहुत ज्यादा बिकने लगा। उल्लेखनीय है कि घरों का निर्माण, ये बात सही है कि घरों का निर्माण या खरीदारी भी कर्ज पर ही की जाती थी। घरों का निर्माण भी कर्ज पे, खरीदारी भी कर्ज पे, सब कर्जा पे। और कर्जा देते देते कितना बैंक दिवालिया हो गया, इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे कि कितने बैंक दिवालिया हुए थे। 1920 के दशक में आवास एवं निर्माण क्षेत्र में आए उछाल से अमेरिकी संपन्नता का आधार पैदा हो चुका था। 1920 में जो आवास घर बनाने में जो उछाल आया, जिसके वजह से संपदा का आधार पैदा हो गया, बहुत ज्यादा संपन्नता लोग वहां पर आने लगे। मकानों के निर्माण और घरेलू जरूरतों की चीज में निवेश से रोजगार और मांग बढ़ती थी। लोग नया नया सामान खरीदेंगे तो निवेश होगा तो रोजगार मिलेगा तो मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगा सामान बनेगा, बिकाएगा, उपभोग भी बढ़ता था। और जितना ज्यादा सामान बनेगा उतना ही ज्यादा डिमांड होता है। अगर सामान नहीं बने तो उसको कुत्ता भी नहीं पूछता है, लेकिन सामान बन जाए तो अच्छे अच्छे कुत्ते भी उसको खरीद लेते हैं। मतलब ये गाली देने का मतलब नहीं है मेरा, एक कुत्ता भी नहीं पूछता है, मतलब अच्छे अच्छे लोग खरीद लेते हैं अगर सामान बन जाए तो। क्यों? पेन पेंसिल पहले नहीं आता था ना, कोई नहीं खरीदता था। पेन पेंसिल आया, सब खरीदने लगा। पहले तांबा का गिलास होता था, ठीक है, आज स्टील का गिलास है, शीशे का गिलास है। कौन नहीं पानी पीता है? किसके घर में नहीं है स्टील का गिलास, शीशे का गिलास? सबके घर में है। पहले मिट्टी के बर्तन में चाय लोग पीते थे, जिसको बोलते थे ईमानदार चाय, ठीक है, ईमान वाला चाय। आज लोग शीशे के गिलास में, कप में, किस चीज में चाय नहीं पीते हैं लोग सरसरा कर भी चाय पीते हैं। ये सब उनकी जरूरतें हैं। निवेश देखिए यहाँ पर कहाँ पर थे, वहां पर डिमांड भी उन लोगों का बढ़ गया। बढ़ते उपभोग के लिए जब नया खपत होने लगा, ज्यादा निवेश की जरूरत थी, लोग ज्यादा निवेश करने लगे, जिससे और नए रोजगार और आमदनी में वृद्धि होने लगी, जिसके वजह से और नया रोजगार आया, आमदनी बढ़ने लगा। 1923 में अमेरिका शेष विश्व की पूंजी का निर्यात दोबारा करने लगा। 1923 आते आते अमेरिका पूरे विश्व को पूंजी का निर्यात करने लगा, पैसा बांटने लगा। वह दुनिया में सबसे बड़ा कर्जदाता देश बन गया, सबसे बड़ा कर्जदाता देश। अमेरिका द्वारा आयात और पूंजी निर्यात ने, अमेरिका द्वारा सामान को मंगाना और भेजना, पूंजी निर्यात ने पूंजी को भेजना और पूंजी को भी मंगाना,
यूरोपीय अर्थव्यवस्था को भी संकट में उबरने में मदद दी और यूरोप के संकट व्यवस्था को सुधारने में भी अमेरिका मदद किया। अगले 6 साल में विश्व बाजार और आय वृद्धि दर में काफी सुधार आया और बहुत तेजी से ये लोग आगे बढ़े भी, क्योंकि जितना ज्यादा पैसा होगा उतना ही ज्यादा देश आगे बढ़ेगा। लेकिन यह स्थिति लंबे समय तक कायम नहीं रह पाई। 1929 तक आते आते दुनिया एक ऐसे आर्थिक संकट में फंस गई जिसका दुनिया ने पहले कभी अनुभव ही नहीं किया था। इतना बड़ा संकट था। वो संकट था महामंदी। क्या संकट था? महामंदी। ये बॉक्स 3 देखिए। बॉक्स 3 में समझ में आएगा कि चित्र 22 महामंदी के दौरान एक अप्रवासी खेत मजदूर का बेघर और भूखा परिवार। ये भूखा परिवार है, देखो किस तरह अपने बच्चे को यहाँ पर लेकर बैठी है, पीला खाना पीना खाए पिए एकदम थाली खाली है। यह चित्र लेने वाली डोरोथी लैंग ने इस भूखी माँ के साथ अपनी मुलाकात के क्षणों को याद करते हुए बहुत साल बाद कहा था, मैंने इस भूखी लाचार औरत को देखा और मानो किसी चुंबक के खींचे जाने के जैसे मैं उसकी ओर चल पड़ी। मैंने न तो उसका नाम पूछा और न ही उसके अतीत के बारे में सवाल किया। उसने मुझे अपनी उम्र बताई। उसने कहा कि उसकी उम्र 35 साल है। ठीक है। उसने कहा कि वे लोग यानी माँ और उनके 7 बच्चे आसपास के खेतों में जारों से जमी, ठंडा से जम जाता है तो जारों से जमी पड़ी सब्जियों और उन परिंदों के सहारे जिंदा हैं जिन्हें उनके बच्चे मार कर लाते हैं और उनको पका कर ये लोग खाते हैं। वो वहां बैठी थी, अपने बच्चों को चिरटाए। शायद उसे लगता था कि मेरी तस्वीर उसकी बच्चे को अपने से लगा कर रखी थी, कि उसको उम्मीद था कि उसकी मदद कर सकती है, इसलिए ये तस्वीर खींचेगी तो हमारी मदद हो सकती है। इसलिए उसने मेरी मदद कर दी, जिसके वजह से उस औरत ने ये फोटोग्राफर की मदद कर दी। अगले भाग में पढ़ेंगे हम महामंदी, कि महामंदी आने का कारण क्या था, किस कारणवश महामंदी आया था। ये जानना हमारे लिए जरूरी है, सबके लिए भी जरूरी है, ऐसा बात नहीं है। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहेंगे और ऐसे ही अपने ज्ञान को बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको कमेंट करना है तो हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।